Good morning, student. Today I will teach you phosphine. Its formula is pH3. It is prepared by the action of calcium phosphide with water or dilute HCl. अगर आप डाइल्यूट HCl ले लीजिए या पानी ले लीजिए और कैल्शियम फॉस्फाइड पर अगर उसको डाल दीजिए तो आपको फॉस्फीन गैस निकलेगा ना। ये हो गया आपका कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला, ये वाटर हो गया, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साइड प्रोडक्ट मिल गया pH3, आपका ये फॉस्फीन गैस निकल गया। उसी तरह से अगर हम लोग कैल्शियम फॉस्फाइड पर HCl डाल दें, HCl सोल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सर डाल अपना दें, माइक ऑन करिए। देखो ये फॉस्फीन में पढ़ा रहा था तुम लोगों को, इसका प्रिपरेशन पढ़ना हम लोगों को। कैल्शियम फॉस्फाइड ले लीजिए और कैल्शियम फॉस्फाइड पर आइदर वाटर या डाइल्यूट HCl डाल दीजिए सोल्यूशन ना, तो फॉस्फीन आपको मिल जाएगा। जैसे आपका कैल्शियम फॉस्फाइड है, वाटर डालिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर इसी कैल्शियम फॉस्फाइड पर आप HCl डाइल्यूट HCl डाल दीजिए तो कैल्शियम क्लोराइड और फॉस्फीन गैस मिलेगा। फॉस्फीन गैस एक पॉइजनस गैस होता है। अब आ जाइए फॉस्फीन गैस, और हम लोग दूसरे मेथड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये रिएक्शन हम लोग पढ़े हुए किसमें, प्रीवियस क्लासेज में पढ़े हुए हैं। रेड फास्फोरस पढ़ रहे थे, उस वक्त पढ़ रहे थे रेड फास्फोरस, और व्हाइट फास्फोरस जब पढ़ रहे थे उस वक्त पढ़ रहे थे कि अगर हम लोग व्हाइट फास्फोरस ले लें और उसको बॉयल कॉस्टिक सोडा में अगर हम लोग डाल दें तो हम लोग को ये फॉस्फीन गैस मिला था वहां पर, ठीक है, और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड साइड प्रोडक्ट निकला था। तो ये रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये मेथड था आपका प्रिपरेशन ऑफ किसका, ये लेबोरेटरी मेथड भी है एक तरह से प्रिपेयर करने का, किसका, तो फॉस्फीन गैस का, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट फॉस्फीन के बारे में हम लोग देखते हैं कि जैसे pH3 है और NH3 है, दोनों पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दोनों पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यह लुईस बेस का काम करेगा। यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को दे सकता है, NH3 जैसे देता है वैसे ये भी देगा, लेकिन NH3 और pH3 में कौन ज्यादा लुईस बेस होगा, कोई बताइए। NH3 और pH3 में कौन स्ट्रॉन्ग लुईस बेस होगा? NH3 होगा, pH3 कम होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि pH3 में हाँ फास्फोरस है, फास्फोरस का साइज बड़ा है, बड़ा साइज होने की वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होगा वो कम होगा, और कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी कम होगा, इसीलिए वो कम बेसिक होगा, ठीक है। अब आ जाइए आप, हाँ, जब हम लोग फॉस्फीन गैस बना लेते हैं तो उसको हम लोग, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज रह सकता है, तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग करते क्या है कि हाइड्रोजन आयोडाइड में डाल देते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड एक आपका एसिड है और pH3 आपका बेस है, दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, PH4I बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, फॉस्फोनियम आयोडाइड बनता है, और जो इम्प्योरिटीज है उसको छान करके फेंक दिए, और फॉस्फोनियम आयोडाइड से हम लोग फिर से फॉस्फीन रीजनरेट कर सकते हैं। कैसे रीजनरेट किया जाता है, तो फॉस्फोनियम आयोडाइड को हम लोग ट्रीट कर देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ना, तो फॉस्फीन अलग निकल जाता है। वो कौन सा रिएक्शन होगा वो देखिए आपके सामने है ना। तो देखिए होता क्या है कि फॉस्फीन बनाए, इसमें इम्प्योरिटीज है, उसको हटाना है, तो फॉस्फीन को पास करा दिए, रिएक्शन करा दिए हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो फॉस्फोनियम आयोडाइड बन गया। जो इम्प्योरिटीज है उसको छान करके फेंक दिए, और इस फॉस्फोनियम आयोडाइड का रिएक्शन करा दिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे फॉस्फीन हम लोग का रीजनरेट कर गया ना, और इस तरह से प्योर फॉस्फीन हम लोग को मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है pH3 किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, एसिडिक बिहेवियर या बेसिक बिहेवियर? pH3 आपका एक बेसिक बिहेवियर, वीक बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, इसको आपको याद रखना है।
याद कर रखना है, आसान है, एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वीक बेस की तरह काम कर रहा है। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। फॉस्फीन के ही बारे में हम लोग पढ़ना चाह रहे थे। फॉस्फीन है क्या? तो यह कलरलेस गैस है। और क्या है फॉस्फीन? तो यह रॉटन फिश लाइक स्मेल होता है ना। PH3 फॉस्फीन का स्मेल कैसा होता है? तो रॉटन फिश लाइक स्मेल होता है, ठीक है। हाईली पॉइजनस होता है, मतलब डेडली पॉइजनस है ये फॉस्फीन। अगर फॉस्फीन के कांटेक्ट में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड ले आए, क्लोरीन ले आए, ब्रोमीन ले आए, ठीक है, तो उसके साथ यह एक्सप्लोड कर जाता है फॉस्फीन। यह वाटर में स्लाइटली सोलुबल है। जहां अमोनिया आपका हाईली सोलुबल होता है, वहीं आपका फॉस्फीन स्लाइटली सोलुबल होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ना अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वहां बन जाता है, और फॉस्फीन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, इसीलिए यह स्लाइटली सोलुबल है। आइए, अगर फॉस्फीन ले लिए और मेटालिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दिए, जैसे मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दिए, ठीक है, तो आपका करस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड बन जाएगा, मर्क्यूरिक फॉस्फाइड बन गया, HCl साइड प्रोडक्ट निकल गया। उसी तरह से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से पास करा दीजिए, तो होगा क्या ना, कॉपर का फॉस्फाइड बन जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड निकलेगा। मतलब कि मेटल के सॉल्ट में डालने से उसका फॉस्फाइड बनाएगा, ठीक है, और साइड प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये हो गया आपका फॉस्फीन के बारे में। आइए कुछ और हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं फॉस्फीन का ना। तो फॉस्फीन का एक एप्लीकेशन है स्मोक स्क्रीन। स्मोक स्क्रीन क्या होता है? जैसे देखिएगा कि फिल्म वगैरह बन रहा है, तो फिल्म वगैरह बनता है तो बैकग्राउंड से स्मोक से निकलते रहता है ना। हीरो हीरोइन डांस कर रहा है, वहां से स्मोक से निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। कैसे निकलता है? वो यही रिएक्शन होता है। कैल्शियम फॉस्फाइड ले लिए और वाटर से कांटेक्ट करा दिया जाता है फॉस्फीन, और फॉस्फीन जो होता है एयर में बर्न करने लगता है ना। एयर में बर्न करेगा, P2O5 निकलने लगेगा, और P2O5 के चलते स्मोक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यही पे स्मोक स्क्रीन में यही रिएक्शन होता है। आइए इस फॉस्फीन का दूसरा यूज हम लोग पढ़ते हैं, होल्म्स सिग्नल। होता क्या है कि जैसे पहले लोग जाते थे तो शिप, कोई भी व्यापार होता था तो शिप के जरिए होता था, ठीक है, और शिप में एक बार बैठ गए तो 6-6 महीना 1-1 साल तक अपना समुद्री रास्ते से सफर लोग करते थे, ठीक है, पहले जमाने में। और अगर शिप में कोई खराबी आ गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो सिग्नल लोग भेजते थे। तो सिग्नल भेजने के लिए लोग करते क्या थे कि कैल्शियम फॉस्फाइड ले लिए और कैल्शियम कार्बाइड ले लिए ना, और दोनों को पानी में डाल दिए। तो जैसे ही डालिएगा तो कैल्शियम कार्बाइड पानी के कांटेक्ट में आने से एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करता है, और कैल्शियम फॉस्फाइड फॉस्फीन, और फॉस्फीन जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा वो बर्न कर देगा, और जैसे ही वो आग उससे उत्पन्न होगा वैसे ही आपको एसिटिलीन गैस जो है से जलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आग, शिप के आसपास में जब आग लगना स्टार्ट हो जाएगा तो लोग समझ जाते थे कि उस शिप में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको लोग बचाने के लिए दौड़ जाते थे। तो इसी को कहा जाता है होल्म्स सिग्नल। वहां कौन सा रिएक्शन होता है जस्ट मैं आपको बता दिया ना। आइए आपको इसके बारे में फिर से एक बार रिकॉल कराते हैं स्क्रीन से। तो इसका यूज होल्म्स सिग्नल में हो गया, और होल्म्स सिग्नल में हम लोग क्या करते हैं, एक कपड़ा में कैल्शियम फॉस्फाइड बांध देते हैं और कैल्शियम कार्बाइड, दोनों को मिक्सर बना करके हम लोग पोटली में, कपड़ा के पोटली बना करके पानी में डाल देते हैं ना, जिसके वजह से क्या होगा, आपका कैल्शियम फॉस्फाइड फॉस्फीन प्रोड्यूस करेगा, और कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन प्रोड्यूस करेगा ना, और साथ में डाइफॉस्फीन, ये डाइफॉस्फीन बन जाता है, ठीक है। यही डाइफॉस्फीन जो है फर्दर आपको आग आग पकड़ लेता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, एक बार पूछे हुए है कि जब कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड को वाटर में हम लोग डालते हैं तो किसके वजह से फायर लगता है, आग प्रोड्यूस होता है? तो डाइफॉस्फीन, P2H4 को डाइफॉस्फीन कहते हैं, और इसी डाइफॉस्फीन के चलते उसमें आग लग जाती है, और आग लग जाएगी, और यही आग जो है से इग्नाइट कर देगा, किसको कर देगा, एसिटिलीन को, और एसिटिलीन जलना स्टार्ट हो जाएगा। एसिटिलीन एक गैस है आपका, हाइड्रोकार्बन है आपका, पढ़ चुके हैं 11th में, और यह जलना स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो लोग समझ जाएंगे कि उस शिप में क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं बॉन्ड एंगल इन PH4+ ना एंड PH3।
ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है डायरेक्ट। तो पीएच बॉन्ड एंगल इन पीएच 4+ इज हायर देन दैट इन पीएच 3। पीएच 3 से बॉन्ड एंगल पीएच 4 में ज्यादा होगा, ऐसा क्यों? कौन बताएंगे, कोई बताइए। क्या बोले सर? पीएच 4 में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा पीएच 3 के रिस्पेक्ट में, ऐसा क्यों? चलिए ठीक है, देखिए डायग्राम देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ये आपका पीएच 3, ये पीएच 3 है ना। तो पीएच 3 में देखिए एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि ऊपर की तरफ है और 3 हाइड्रोजन नीचे की तरफ है। ठीक है, इसका शेप पिरामिडल हो गया। ऐसे बना दीजिए इसको, ऐसे और ऐसे खींच दीजिए तो यह पिरामिड की तरह हो जाएगा। पिरामिडल शेप हो गया। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। और जब बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होने लगेगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, तो बॉन्ड पेयर नजदीक आएगा। नजदीक आएगा तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने लगेगा, जिसके चलते हाइड्रोजन मैक्सिमम डिस्टेंस पर अपने आप को अलाइन कर लेगा जहां से उसमें रिपल्सिव फोर्स कम लगे, जिसके चलते उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट से घट करके 93.60 हो जाता है, घट जाता है। जबकि फॉस्फीन में ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ आयन को ना, H+ आयन है ये, H+ आयन को एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो ये लोन पेयर रहेगा ही नहीं। और जब रहेगा ही नहीं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। ठीक है, तो जब लोन पेयर है नहीं तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा नहीं। जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन नहीं होगा तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन नहीं होगा, जिसके चलते बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि बॉन्ड एंगल इन पीएच 4 इज हायर देन दैट इन पीएच 3, वाई ना? Because in the case of pH 3 there is presence of one lone pair of electron in which there is lone pair bond pair repulsion, which leads to bond pair repulsion. Consequently the hydrogen atoms are aligned in such a distance that there should be minimum repulsive force. That is why its shape is pyramidal and bond angle decreases to 93.60 degree, while in the case of pH 4 its shape is tetrahedral because one lone pair of electron of phosphorus is given to H+ ion to form the bond na, which leads to formation of tetrahedral bond in which there is no lone pair of electron. Consequently there will be no lone pair bond pair repulsion and bond pair repulsion. That is why its bond angle does not deviate and it is exactly 109.28 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, चलिए अब है फास्फोरस हाइलाइट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और फास्फोरस का वैलेंसी दो तरह का हो गया, एक तो वैलेंसी 3 हो गया और दूसरा वैलेंसी 5 हो गया। ठीक है, तो 3 और 5 दो तरह का कंपाउंड बनाएगा, तो एक PX3 बनाएगा और दूसरा PX5 बना देगा। यही दो तरह का हाइलाइट्स बनाता ही है। ठीक है, PX3 का ये बॉल एंड स्टिक मॉडल डायग्राम देख लीजिए। ये आपका फास्फोरस हो गया, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, तीनों एक प्लेन में लाई किए हुए हैं। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये स्पेस में होगा इस तरह से, यानी कि पिरामिडल शेप हो गया, ऊपर की तरफ आएगा तो एक पिरामिड बन जाएगा आपका। वहीं PCl5 का देखिए, तो 3 ठो जो हो गया ये एक्सियल हो गया ना, ये 3 ठो हो गया एक प्लेन में हो गया, और ये एक्सियल हो गया परपेंडिकुलर टू ईच अदर, में दो तरह का एंगल हो गया। इसके बीच का एंगल दूसरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। लेकिन ये एंगल और ये एंगल इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल कितना का होगा 90 डिग्री का होगा। तो देखो होता क्या है फास्फोरस पेंटा हाइलाइड में कि 3 ठो तो क्लोरीन एक प्लेन में लाई हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो होता क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत नजदीक आने लगेंगे, जिसके चलते इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। और जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा तो ये तीनों क्लोरीन जो होगा इसको रिपेल करेगा और इसको रिपल करेगा, जिसके चलते पुल थ्रो होगा और इसका बॉन्ड लेंथ स्लाइटली लार्जर हो जाता है। और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाने की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लगेगा और बॉन्ड कैसा होगा वीक होगा, वह टूट जाएगा। यही वजह है कि
कि PCl5 इज लेस स्टेबल देन PCl3, और PCl5 को अगर हिट कीजिएगा तो वह PCl3 और क्लोरीन में टूट जाता है। तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है। बोर्ड का क्वेश्चन पूछता है व्हाई PCl5 इज मोर रिएक्टिव देन PCl3, बिकॉज इन द केस ऑफ PCl5 two chlorine atoms are perpendicular to the plane having 90-degree angle to that of a remaining 3 chlorine, due to which there is inter-electronic repulsion between them. Consequently, 2 PCl bond is larger and hence it requires less energy to break the bond. Consequently, PCl5 is more reactive. ठीक है, तो ये आ जाता है। इसका शेप आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक ऊपर के तरफ से पिरामिड बन जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ से, एक नीचे की तरफ से पिरामिड बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगुलर, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये क्या हो जाएगा शेप पिरामिडल, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आइए अब हम लोग जितना भी मैं बोला हूँ 1 बाय 1 करके फिर से एक बार समझिए आप px3 के बारे में। ये देखिए px3 का स्ट्रक्चर है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका, इसका शेप इसका पिरामिडल हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। और इसमें बॉन्ड एंगल जो हो गया आपका 100 डिग्री के आसपास पाया जाता है ना, डेविएट कर जाता है किससे 108 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट से डेविएट कर जाता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के चलते, ठीक है। वहीं PCl5 में आप देखिए तो PCl5 का स्ट्रक्चर ये हो गया आपका, 3 ठो आपका एक प्लेन में हो गया, ये और एक क्लोरीन ऊपर हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और एक हो गया बैकवर्ड टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गया, बैकवर्ड में हो जाता है। तो ये दोनों के बीच में आपका जो दो PCl बॉन्ड है, ये दोनों के बीच में 180 डिग्री हो गया, ठीक है। ये दोनों के बीच में 90 डिग्री हो जाएगा, और ये जो होगा आपका इनके बीच में ये और ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो जिसके चलते दो पिरामिड बनेगा, एक ऊपर की तरफ से पिरामिड बन जाएगा, एक नीचे की तरफ से बन जाएगा, इसीलिए इसे हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप हो गया इसका, ठीक है। 3 डायमेंशनल फोटो देख लीजिए इसमें, ये 90 डिग्री का हो गया, ये एंगल 120 डिग्री का, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है ना, जिसके चलते इन दोनों के बीच में 180 हो जाएगा, यानी कि इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में 90 डिग्री होता है। आइए फास्फोरस पेंटाहाइलाइट के बारे में पढ़ते हैं, और थोड़ा सा जो मैं पहले बता चुका हूं कि लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव क्यों होता है ये मैं आपको बताया। इन गैसियस एंड लिक्विड फेज इट हैज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर एज शोन, द 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड आर इक्विवेलेंट। देखो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन ना क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन में है, ठीक है, और इक्विवेलेंट है, दोनों का बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है। लेकिन आपका एक्सियल, ये वाला एक्सियल हो गया और ये वाला एक्सियल हो गया, ये दो ऐसे होते हैं जो एक्सियल प्लेन में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके चलते इसमें मोर रिपल्सिव फोर्स लगता है, बॉन्ड पेयर सफर्स मोर रिपल्शन, जिसके चलते पुल्ड थ्रो होगा, ये पीछे की तरफ जाएगा, ये पीछे की तरफ जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाएगा और आसानी से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। यही वजह है कि PCl5 आपका लेस स्टेबल है। तो जो बात बताया हूं मैं वही इस लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। आइए हम लोग PCl5 के बारे में कुछ और पॉइंट्स जानते हैं। PCl5 आपका लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PCl5 की तरह एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर यह आपका सॉलिड स्टेट में आ जाए तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। देखिए यहाँ कर्सर PCl4 कटायन, PCl6 अनायन के फॉर्म में, तो PCl4 कटायन है ना, तो यहाँ देखो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 4 है तो यहाँ टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और यहाँ 6 क्लोरीन एटम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसका शेप ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देखो, इन सॉलिड स्टेट इन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ PCl5, तो फॉर्मूला हो गया PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ PCl4 प्लस, तो ये हो गया टेट्राहेड्रल, अगर इसका शेप पूछे तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए क्या कहा जाता है, हाँ PCl5 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वही PBr5 ले लीजिए तो उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्वेश्चन फिर यहाँ से बनता है कि इन विच फॉर्म phosphorus pentabromide in solid state exist, actually it exists in PBr4 plus and Br minus, ठीक है। तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जहां पर ये टेट्राहेड्रल हो गया,
ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि PCl5 में आपका अनायन इस तरह से था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, और यहाँ अनायन सिर्फ ब्रोमीन आयन है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? तो चूंकि ब्रोमीन का साइज ज्यादा होता है, ज्यादा साइज होने के चलते, लार्ज साइज होने के चलते 6 number of bromine cannot be accommodated in a smaller size of the phosphorus. That is why it does not form PBr6 minus, or but it forms PBr plus, PBr4 plus एंड Br माइनस। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन गया। तो जितना क्वेश्चन बना वो मैं सारा आपको बता दिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बन गया PCl5 सॉलिड स्टेट में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका शेप टेट्राहेड्रल, इसका ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आप खुद निकाल लीजिएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा फास्फोरस का, यहाँ पर फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि PBr5 सॉलिड स्टेट में इसी फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करता है। ठीक है, और या किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये आंसर हो गया। इस फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, तो ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने की वजह से 6 ब्रोमीन एटम कैन नॉट बी accommodated easily around the smaller phosphorus atom, और स्मॉलर फास्फोरस एटम में वह समा नहीं सकता है। तो ये सब क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में हल्का सा दे करके ये वाला निकल गया है, ना ये दिया है और ना ही ये उसका रीजनिंग दिया है। तो ये एक्स्ट्रा है आपका ना, जो कि क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक है, हालांकि आपका नाइट्रोजन फैमिली सुनते हैं कि हटा दिया है, लेकिन मैं जो भी हटा भी दिया है वो आपको जरूर पढ़ाऊंगा ताकि आपको लॉस नहीं हो। ठीक है, तो ये PBr5 के बारे में आप देख रहे थे, और PCl5 के बारे में भी आप देखें। आइए अब हम लोग कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स PCl5 का है वो देखते हैं ना। PCl5 को कैसे प्रिपेयर करेंगे, व्हाइट फास्फोरस ले लीजिए और एक्सेस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो PCl5 बन जाएगा। और कैसे PCl5 बनाइएगा, फास्फोरस ले लीजिए, SO2Cl2 ले लीजिए, उसके साथ उसको हिट कर दीजिए ना, क्या बनेगा आपका, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, आइए PCl5 का कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। यह येलोइश व्हाइट पाउडर होता है, कैसा होता है, येलोइश व्हाइट पाउडर होता है। और अगर PCl5 पर H2O डालिए, ठीक है, तो POCl3 और HCl में बदल जाता है, और फाइनली POCl3 जो होता है वह कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और HCl बनता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई PCl5 गिव्स फ्यूम्स, why PCl5 gives fumes with moisture ना, तो मॉइस्चर के प्रेजेंस में HCl का फॉर्मेशन हो रहा है ना, HCl का फॉर्मेशन हो रहा है जिसके चलते फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है। तो ये रीजनिंग क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में इंटेक्स का क्वेश्चन है, ये इसको जरूर देखेंगे आप, और यहाँ पर मैं डील कर दिया। दूसरा है कि PCl5 को हिट करेंगे तो क्या देगा, तो मैं बता चुका हूँ कि चूंकि PCl5 कंपेरेटिवली अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने की वजह से हिट जब करेंगे इसमें तो PCl3 और Cl2 में बदल जाएगा। कितने में बदल जाएगा आपका, PCl3 और Cl2 में यह बदल जाएगा आपका। हाँ, अगर इसको मेटल से रिएक्शन करा दीजिए तो कॉरस्पॉन्डिंग मेटल हाइलाइड में बदल जाता है। जैसे सिल्वर से इसका रिएक्शन करा दिए तो सिल्वर क्लोराइड में बदल गया ये। ठीक है, सिल्वर के जगह पर मरकरी रह जाता तो मरकरी के क्लोराइड में बदल जाता ये। ठीक है, यही है आपका। आइए अब हम लोग देखते हैं कि PCl5 या PCl3 का रिएक्शंस कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ना, ऑर्गेनिक में भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। होता क्या है आपको कि जैसे OH ऑर्गेनिक में कहाँ कहाँ पाया जाएगा, ये पहले बताइए आप लोग। हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस किस कंपाउंड में होने का चांसेज है, एसिटिक एसिड, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, दूसरा अल्कोहल। हाँ बिल्कुल सही। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराइएगा तो देखिए ये प्रोडक्ट आपका मिल गया। ठीक है, और उसी तरह ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड मिलता है। कैसे रिएक्शन कराया जाता है आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए कीजिए क्या कि जैसे PX5 है ना, तो यहां पर P लिख दीजिए ऐसे, देखिए PX3 और डैश दे करके एक X यहां लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, और दूसरा X लिख दिए यहां, और यहां से ऐसे काट दिए, देखिए ऐसे काट दिए
यहाँ से ऐसे काट दिए तो RX बन गया। देखो साइड प्रोडक्ट तुम्हारा RX हो गया, बीच में POX3 ना, सॉरी ये वाला यहाँ से कटेगा बेटा, ऐसे ऐसे कटेगा तो POX3, देखो POX3 मिल गया, और यहाँ H और X देखो साइड प्रोडक्ट HX निकल गया। ठीक है, तो ये अल्कोहल का किसी भी फास्फोरस पेंटाहाइलाइड के साथ रिएक्शन कराइएगा तो ये निकल जाएगा। अगर हम लोग अल्कोहल ना लेके कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें तो वहां पर कैसे रिएक्शन होगा वो देखिए। यहाँ पर P ले लिए, PCl3, उसी तरह से 3 क्लोरीन बीच में, 1 क्लोरीन आ गया आपका इधर और 1 क्लोरीन आ गया आपका इधर ना, यही ना बॉन्ड है आपका। एक यहाँ से ऐसे काट दिए, दूसरा हम लोग यहाँ से ऐसे काट दिए तो देखो CH3COCl, देखो CH3COCl बन गया, बीच में क्या बन गया POCl3, देखो POCl3 निकल गया, यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl बन करके निकल गया। तो ये टेक्निक है आपको रिएक्शन याद रखने का, भूल भी गए तो कट करके अपना पकड़ लिए। इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट बना दिए। थोड़ा सा कॉपी पर इसको फेयर कॉपी या रफ कॉपी पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे 1-2 बार और बस ये आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है, finely divided metal on heating with PCl5 gives corresponding chloride। जैसे सिल्वर के फाइनली डिवाइडेड पाउडर ले लिए और हम लोग PCl5 के साथ रिएक्शन करा दिए तो सिल्वर हाइलाइड बनेगा, मरकरी के साथ दीजिएगा तो मरकरी का हाइलाइड बनेगा। ठीक है, इस तरह से बन जाता है, जो कि रिएक्शन मैं पिछले स्लाइड में दिखा चुका हूँ वहाँ। आइए कुछ पॉइंट्स और हम लोग देखते हैं किसका, PCl3 का। PCl3 कैसे बनेगा, तो फास्फोरस ले लिए और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दिए ना, आपको PCl3 बन गया। उसी तरह से फास्फोरस ले लिए और सल्फ्यूराइल क्लोराइड ले लिए, SOCl2 ले लिए और दोनों को हिट कर दिए, क्या मिल जाएगा, PCl3 मिल जाएगा। ठीक है, PCl3 का कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। यह कलरलेस होता है, कलरलेस ऑयली लिक्विड है आपका। ठीक है, अगर PCl3 पर मॉइस्चर दे दिया जाए या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा ना, तो यह व्हाइट फिल्म्स में बदल जाता है। और व्हाइट फिल्म्स में बदलने का मेन वजह क्या है, इसमें HCl का प्रोड्यूस होना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि PCl5 को हम लोग मॉइस्चर के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये फिल्म्स बनता है, क्यों, तो फिल्म्स बनने का मेन वजह क्या है, HCl का फॉर्मेशन। HCl के फॉर्मेशन की वजह से ही फिल्म्स बन जाता है। ठीक है, हाँ, अब PCl5 की तरह आपका यह अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो वहाँ POCl3 साइड प्रोडक्ट बनता था, लेकिन साइड यहाँ पर भी मेन प्रोडक्ट बनेगा और HCl यहाँ पर भी बनेगा, लेकिन साइड प्रोडक्ट जो होता है PCl3 के साथ वो चेंज कर जाता है। साइड प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा, जबकि वहाँ HOCl3 बनता था ना। तो यह डिफरेंसेज है, आपका PCl3 रहेगा तो H3PO3 बनता है। हाँ, अब एक क्वेश्चन बनता है आपका कि जैसे हम PCl3 पर मॉइस्चर डाल दिए तो H3PO3 प्लस HCl बन गया, लेकिन उसी तरह से NCl3 पर अगर हम लोग मॉइस्चर डाल दें, वाटर डाल दें, तो NH3 और HOCl बनता है, ऐसा क्यों? चलिए इसका आंसर कोई दीजिए। PCl3 पर वाटर डालने से, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से फिल्म्स देता है, व्हाइट फिल्म्स देगा H3PO3 के साथ, और फिल्म्स निकलने का मेन वजह हो गया HCl का फॉर्मेशन। लेकिन वहीं NCl3 ले लें, वाटर ले लें, तो NH3 मिलता है और HOCl मिलता है, फिल्म्स नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? तो नाइट्रोजन का साइज छोटा है, डी ऑर्बिटल वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, सो इट इज इनकेपेबल टू एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, और अपना ऑक्टेट को यह एक्सपेंड नहीं कर पाता है, इसीलिए यह फिल्म्स नहीं देगा और बल्कि NH3 और HOCl बना देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इट इज ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन टू एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट। ये हो गया PCl3 के बारे में इंफॉर्मेशन। आइए कुछ इंफॉर्मेशन और हम लोग देखते हैं, कौन सा, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस ना। ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस के लिए कुछ कंडीशन होता है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस उसी को कहेंगे जिस कंपाउंड में फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में कम से कम एक P डबल बॉन्ड O हो, दूसरा क्या हो, एक कम से कम POH बॉन्ड हो, माने दो चीज कंपलसरी है। किसी भी ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस में P डबल बॉन्ड O एक होना कंपलसरी है और साथ ही साथ POH बॉन्ड का होना कंपलसरी है। अगर दो चीज अगर है तो वह ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस कहलाएगा ना।
ठीक है, तो ये हो गया, देख लीजिए ऑक्सो एसिड्स का जनरल स्ट्रक्चर। फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड O एक तो जरूर, ये जरूर होगा। दूसरा P के साथ OH एक आपका बॉन्ड ये जरूर होगा, कंपलसरी है होना। फर्क कहाँ पर है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर आपका दूसरा चीज हो सकता है, ठीक है, चाहे तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो सकता है, या OH हो सकता है, ठीक है। तो देखो ऑक्सो एसिड्स में एक चीज और ध्यान रखना है कि P डबल बॉन्ड O तो एक होता ही है, साथ साथ एक POH होता है, POH बॉन्ड होता है, ठीक है, और साथ ही साथ आपको P सिंगल बॉन्ड P या PH बॉन्ड जरूर होगा। क्या क्या होता है, P सिंगल बॉन्ड P या PH बॉन्ड होगा, दोनों कभी भी साथ साथ नहीं रह सकते हैं। अगर आपका क्या कहा जाता है, P सिंगल बॉन्ड P अगर मिल गया, जैसा कि आपको इस कंपाउंड में है, ठीक है, तो उसमें पीएच बॉन्ड नहीं मिलेगा, और अगर पीएच बॉन्ड मिल गया जैसे कि इस कंपाउंड में, तो उसमें कभी भी आपको पीपी बॉन्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देख लीजिए H4P2O6 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इसमें PP सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। वहीं आपका H3POT ये हो गया हाइपोफॉस्फोरस एसिड यानी फॉस्फोनिक एसिड, इसमें आपको क्या मिलता है, एक पीएच बॉन्ड मिलेगा। कभी भी पीएच बॉन्ड और PP बॉन्ड साथ साथ एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कुछ ऑक्सो एसिड्स है और फास्फोरस का, ये एनसीईआरटी है, कटसी2 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को मैं क्रेडिट देता हूँ इस चार्ट के लिए, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है एनसीईआरटी, ठीक है। तो आ जाइए, मैं कहाँ बता रहा था, यहाँ मेरा कर्सर है, देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखो। जैसे तुमको क्वेश्चन दे दिया कि H3PO3 व्हाट इज इट्स बेसिसिटी, व्हाट इज इट्स बेसिसिटी, 2 नहीं बेटा, देखिए 1 होगा बेसिसिटी। कैसे हम लोग पकड़ेंगे, तो इसको पकड़ने के लिए टेक्निक मैं यहाँ पिछले स्लाइड में आकर के बताता हूँ। देखो जितना OH बॉन्ड होगा ना, जैसे OH बॉन्ड है तो यही हाइड्रोजन जो होता है रिप्लेसेबल होता है, और वही उतना ही बेसिसिटी उसका होगा। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इज इक्वल टू इट्स बेसिसिटी। एंड रिप्लेसेबल हाइड्रोजन किसको कहेंगे, दैट हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, और वह जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड हो उसको रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हम लोग कहते हैं, और वही उसका बेसिसिटी होगा। तब ना H+ आयन वहां से निकलेगा, तो जितना H+ आयन निकलेगा वही उसका बेसिसिटी हो गया, उससे वह एक ही तरह का सॉल्ट बनाएगा। तो आपका जो कंपाउंड था आपका कौन, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसमें एक ही POH बॉन्ड है, ठीक है, इसीलिए बेसिसिटी इसका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3, इसी को हम लोग फॉस्फोनिक एसिड कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल ही लीजिएगा, निकालने का टेक्निक मैं बताया ही हूँ। इसमें 2 POH बॉन्ड है, ठीक है, तो दो POH बॉन्ड है, तो बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब आ जाइए H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, यहाँ देखिए ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसका बेसिसिटी कितना होगा, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन यानी कि 3POH बॉन्ड है, इसका बेसिसिटी आपका 3 हो जाएगा। तो कभी भी आप अंदाज पर नहीं बता सकते हैं, फॉर्मूला देख करके हमेशा आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा, और स्ट्रक्चर ड्रा करके तब देखना होगा कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। और कैसे समझेंगे कि वह रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो देखेंगे कि वह हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हो वह रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है। आइए एक एक करके अब हम लोग देखते हैं। ये हो गया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में देखिए बेटा 3 OH बॉन्ड है, देखो एक OH, 2 OH और एक तीसरा OH है, ठीक है, 3 OH है, बेसिसिटी इसका 3 हो गया। अब है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड में देखिए एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, 4 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, यह आपका बेसिसिटी इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से किसी भी कंपाउंड का हम लोग बेसिसिटी उसका स्ट्रक्चर देख करके ही निकालेंगे। आइए फॉस्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। फॉस्फोनिक एसिड ये है, देख के बताइए यह मोनोप्रोटिक होगा कि डाइप्रोटिक होगा, मोनोबेसिक कि डाइबेसिक,
मोनो मोनोबेसिक, क्योंकि इसमें OH ए बॉन्ड एक ही है। देखो बेटा, जो जिस ऑक्सो एसिड्स में अगर हेलो हाइड्रोजन फास्फोरस से डायरेक्टली अटैच हो, वैसे कंपाउंड जो होंगे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो इसमें देखो दो हाइड्रोजन है डायरेक्टली फास्फोरस से अटैच है ना, यह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कैसा एजेंट होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे? इस कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो वैसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन फास्फोरस से डायरेक्टली अटैच हो, सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच हो, तो वह आपको रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि दो दो पीएच बॉन्ड है। दो दो पीएच बॉन्ड होने की वजह से यह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। आइए फॉस्फोनिक एसिड हम लोग देखते हैं। फॉस्फोनिक एसिड का दूसरा नाम हो गया फास्फोरस एसिड, यानी H3PO3। और H3PO3 का फोटो ये हो गया आपके पास। देख के बताइए, यह डाइबेसिक होगा कि मोनोबेसिक होगा? डाइबेसिक डाइबेसिक होगा। यह रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वीक बेटा, एक ही पीएच बॉन्ड है। एक ही पीएच बॉन्ड है ना, एक पीएच बॉन्ड होने से वीक थोड़ा हो जाएगा उसके रिस्पेक्ट में, पहले वाला रिस्पेक्ट में ना। तो पहले वाले के रिस्पेक्ट में H3PO2 था ना, तो उसमें वो ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट था। दो हाइड्रोजन, दो पीएच बॉन्ड था, इसमें एक ही पीएच बॉन्ड है, तो उसके रिस्पेक्ट में यह वीक हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया। इसके चलते आपका ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। दो OH बॉन्ड है, और दो OH बॉन्ड होने की वजह से यह डाइबेसिक एसिड हो गया या डाइप्रोटिक एसिड हो गया। ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का दूसरा नाम हो गया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, यह ट्राइप्रोटिक होगा। ठीक है, क्या क्या होगा वो आप देखिए। तो स्क्रीन पर पहले आने दीजिए, फोटो फोटो देख लीजिए। तो फोटो में आप इसमें देखेंगे क्या, कि इसमें दो तीन तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तीन तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेगा। जब एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो ऐसे लिक्विड जो होते हैं क्या हो जाते हैं? सिरपी लिक्विड हो जाते हैं। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप which take part in हाइड्रोजन बॉन्ड, देयरफॉर इट इज सिरपी लिक्विड, और यह सिरपी लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ट्राइप्रोटिक हो जाएगा, तीन ठो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ट्राइप्रोटिक हो जाएगा। इसमें कोई भी पीएच बॉन्ड नहीं है, इसलिए नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट, यह आपका रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि एक तो हाइड्रोजन के आधार पर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट देख लिए बेटा, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा होगा रिप्लेसेबल। कौन सा? पीएच बॉन्ड जिसमें ज्यादा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसमें पीएच बॉन्ड नहीं होगा नॉन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट या बोथ कैसे डिसाइड करेंगे वो देखिए। जैसे कोई कंपाउंड है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, तो जब भी जाएगा तो वह लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। हायर से कहाँ जाएगा? लोअर में जाएगा। ठीक है, या लोअर से हाई। हाँ, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो लोएस्ट वाला जब भी जाएगा तो हायर में बदलेगा। और वैसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता हो, प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो प्रोसेस हो गया आपका ऑक्सीडेशन। तो वैसे सब्सटेंस विच आर कैपेबल टू ऑक्सीडाइज आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड होंगे वह आपका कैसा बिहेव करेगा? तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, तो जब भी जाएगा तो वह लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला में बदल जाएगा। और जब किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई से लो हो रहा हो, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा हो, तो वह प्रोसेस रिडक्शन हो गया। और वैसे सब्सटेंस को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ऐसा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो नहीं पहचान में आ जाएगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इंटरमीडिएट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला हो, मतलब कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर हो। ठीक है, जैसे इस केस में आपका 3 ले लिए, तो 5 की भी तरफ जा सकता है, 1 की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें
इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, तो वह आपके हायर की तरफ भी जा सकता है। जब हायर की तरफ जाएगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और यह सब्सटेंस क्या कहला जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहला जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि इंटरमीडिएट था वह लोअर की तरफ चला गया, और लोअर की तरफ चला गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया, रिडक्शन हो गया, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहला गया। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट हो वो क्या होते हैं, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होते हैं। ठीक है, ठीक है। आपका नाइट्रोजन फैमिली आज यही समाप्त मैं करता हूं, समाप्त होता है। फिर हम लोग कल मिलते हैं अपने ओरिजिनल टाइम पर।